हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है टीडीपी में। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। माय नेम इज़ सुदीप। हम लोग आज बात करेंगे, हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं, एक पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं लाइनों का इलेक्ट्रिकल डिजाइंस ऑफ लाइन। तो इसमें हम लोगों ने वेक्टर डायग्राम के बारे में जाना था। जो हमारा वेक्टर डायग्राम था वह वोल्टेज रेगुलेशन एंड एफिशिएंसी ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के अंतर्गत था। तो सिंगल फेज 2 वायर ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन थी हमारी। तो वेक्टर डायग्राम के अनुसार हमने ट्रांसमिशन टर्मिनल वोल्टेज के लिए डेरिवेशन सॉल्व किया था और ट्रांसमिशन टर्मिनल फेज कोण के लिए डेरिवेशन सॉल्व किया था। तो आज हम बात करेंगे वोल्टेज टर्मिनल पावर फैक्टर के लिए डेरिवेशन की। तो जो वोल्टेज टर्मिनल पावर फैक्टर के लिए डेरिवेशन है वो हमारा cos फाई एस इजकल टू OD अपॉन OC है। तो इसको हम पीछे फिगर में देखेंगे कि किस तरीके से आया। तो cos फाई एस, तो यहाँ पे ये हमारा फाई एस है। तो cos फाई एस इजकल टू OD अपॉन OC। इस तरीके से ये हमारा एंगल के लिए रहा। तो जो हमारा OD है ये हमारा OE और ED के बराबर है और OC ये रहा। तो ये जो हो गया हमारा BR cos फाई आर और IR अपॉन BS के बराबर हो गया, जैसा कि पीछे फिगर में हमने सॉल्व करके ये आउटपुट बनाया। तो ये cos फाई एस इजकल टू BR cos फाई आर प्लस IR अपॉन BS हो गया। तो ये हमारा वोल्टेज टर्मिनल पावर फैक्टर के लिए डेरिवेशन है। तो इसके लिए जब भी हमें टर्मिनल पावर फैक्टर का यूज करना है तो उसके लिए हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगला है हमारा वोल्टेज रेगुलेशन की डेरिवेशन। तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब जो फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ R इजकल टू BS माइनस BR अपॉन BR इंटू 100। तो इस तरीके से हमें परसेंटेज जो हमारे पास है BS भी है BR भी है, तो इनको हम वैल्यूज़ में रख के सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन हमारा आ जाएगा। इसी के साथ अगर हम लीडिंग पावर फैक्टर पर परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन की बात करें तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि फाई आर इजकल टू BR cos फाई आर प्लस IR का होल स्क्वायर BR साइन फाई आर IX का होल स्क्वायर की पावर 1/2 रूट में है माइनस BR अपॉन BR इंटू 100। तो इस तरीके से ये हमारी वैल्यू लीडिंग पावर फैक्टर के लिए हो जाएगी और ये वाली वैल्यू हमारी लैगिंग पावर फैक्टर के लिए हो जाएगी। तो जहाँ पे वो हमें पीछे लीडिंग और लैगिंग में कोड मिल रहे थे। अब हम बात करेंगे न्यूनतम वोल्टेज रेगुलेशन की स्थिति तथा पावर फैक्टर की। न्यूनतम वोल्टेज रेगुलेशन की स्थिति तथा पावर फैक्टर। तो कंडीशन ऑफ मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन एंड पावर फैक्टर। तो यहाँ जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो 0 है। तो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला रखा हमने, वैल्यू रखी IR cos फाई आर प्लस IX साइन फाई आर अपॉन BR इज इंटू 100 इजकल टू 0। तो IR cos फाई आर प्लस IX साइन फाई आर इजकल टू 0। तो IX साइन फाई आर इज इक्वल टू माइनस IR cos फाई आर 0। तो जो साइन फाई आर अपॉन कॉस फाई आर रहा ये हमारा IR अपॉन IX या माइनस R अपॉन X हो गया, I से I कट गया। तो इस तरीके से जो हमारी वैल्यू आई वो आई tan फाई क्या हो गया, तो tan फाई R इजकल टू IR अपॉन IX या माइनस R अपॉन X। यहाँ पर जो नेगेटिव चिन्ह है यह प्रदर्शित करता है कि ट्रांसमिशन लाइन का न्यूनतम वोल्टेज रेगुलेशन ट्रांसमिशन सिस्टम के लीडिंग पावर फैक्टर पर प्राप्त होता है। न्यूनतम वोल्टेज रेगुलेशन पर रिसीविंग टर्मिनल पावर फैक्टर है। जो इस तरीके से हमने यहाँ पर न्यूनतम वोल्टेज रेगुलेशन की स्थिति तथा पावर फैक्टर का अध्ययन किया। अब हम आगे बात करते हैं
उच्चतम वोल्टेज रेगुलेशन की स्थिति तथा पावर फैक्टर। तो उच्चतम स्थिति में वोल्टेज रेगुलेशन का हम अवकलन करेंगे, जो अवकलन करेंगे वो हम आर का वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इस कंडीशन में हम इसका फॉर्मूले का अवकलन करते हैं। तो अवकलन के लिए हमने इक्वेशन लिख ली d/d फाई आर ब्रैकेट में आई आर कॉस फाई आर आई एक्स साइन फाई आर अपॉन बी आर इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा माइनस आई आर साइन फाई आर अपॉन बी आर इक्वल टू 0। फिर इसके बाद हो गया हमारा आई आर साइन फाई आर बी आर, और इसको हमने दूसरी तरफ ले गए तो आई एक्स कॉस फाई आर। तो इस तरीके से हमारा साइन फाई आर अपॉन कॉस फाई आर इक्वल टू आई एक्स अपॉन आई आर। तो जो हमारा टेन फाई आर है ये हमारा एक्स अपॉन आर के बराबर आ गया। तो यहाँ पर पॉजिटिव चिन्ह है जबकि पिछले में नेगेटिव चिन्ह था। तो जो यहाँ पे पॉजिटिव चिन्ह है यह प्रदर्शित करता है कि ट्रांसमिशन लाइन का उच्चतम वोल्टेज रेगुलेशन लैगिंग पावर फैक्टर पर ही प्राप्त होगा। और यहाँ पे जो हमें प्राप्त हो रहा है वो अब एक्स अपॉन आर में प्राप्त हो रहा है, और पिछले जो वैल्यू में हमें प्राप्त हुआ था वो आर अपॉन एक्स में प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे हमें जो प्राप्त हुआ उच्चतम वोल्टेज का पर रेगुलेशन टर्मिनल पर पावर फैक्टर जो हमारा होगा कॉस फाई आर इक्वल टू कॉस टेन इनवर्स एक्स अपॉन आर होगा। तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हुआ। तो इस फॉर्मूले को हम याद रखेंगे और आगे करेंगे। तो जो ये व्यंजक है इसमें आर और एक्स का मान दोनों कंडक्टरों के लिए लिया गया है। यदि आर इनवर्स और एक्स इनवर्स प्रति के कंडक्टर क्रमशः रेजिस्टेंस तथा रिएक्टेंस हो तो आर इक्वल टू 2r माइनस और एक्स इक्वल टू 2r माइनस होगा। उपरोक्त व्यंजक में ट्रांसमिशन टर्मिनल वोल्टेज बी एस का मान जे विधि द्वारा निम्न प्रकार किया जा सकता है। लैगिंग पावर फैक्टर या पर ट्रांसमिशन टर्मिनल वोल्टेज बी आर को रेफरेंस वेक्टर मानकर, और बी लीडिंग पावर फैक्टर पर रिसीविंग टर्मिनल फैक्टर पर बी आर को रेफरेंस वेक्टर मानकर। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अगला हमारा टॉपिक है ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। तो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी के लिए हम लाइन के ट्रांसमिशन टर्मिनलों पर इलेक्ट्रिक पावर का एक फिगर बनाया है। तो इसमें लाइन के रिसीविंग टर्मिनलों पर जो इलेक्ट्रिक पावर रहेगी वो हमारी ये रहेगी, और जो लाइन के टर्मिनलों पर इलेक्ट्रिक पावर रहेगी उसका फॉर्मूला ये है। इस तरीके से लाइन के कुल इलेक्ट्रिक पावर लॉसेस जो पी लॉस होगा वो आई स्क्वायर आर वाट के बराबर होगा। तो यहाँ पर आर दोनों कंडक्टरों का कुल रेजिस्टेंस है, अर्थात पी लॉस इजकल टू पी एस माइनस पी आर वाट। इसलिए पी एस इजकल टू पी आर प्लस पी लॉस वाट, और जो हमारा पी आर इजकल टू हो जाएगा पी आर इजकल टू पी एस माइनस पी लॉस वाट। तो इसलिए लाइन की जो परसेंटेज ट्रांसमिशन एफिशिएंसी रहेगी तो वो ईटा इजकल टू पी आर अपॉन पी एस इंटू 100। तो पी आर अपॉन पी एस प्लस पी लॉस, जो हमारा पी एस है वो पी आर प्लस पी लॉस इंटू 100 है। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ रख दी, तो वैल्यूज रख के जो हमारा आया बी आर आई कॉस फाई आर अपॉन बी आर आई कॉस फाई आर प्लस आई स्क्वायर आर इंटू 100 है। तो इस तरीके से ये हमारा ट्रांसमिशन एफिशिएंसी आ गई। अगला हमारा टॉपिक है 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम। 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम। तो बैलेंस 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन की कैलकुलेशन सिंगल ट्रांसमिशन लाइन की तरह ही की जाती है, क्योंकि एक 3 फेज यूनिट को 3 सेपरेट सिंगल फेज यूनिट की तरह माना जाता है, जिनमें से प्रत्येक यूनिट कुल ट्रांसमिटिंग पावर का 1/3 भाग इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसफ़र करेगी। तो इस तरीके से हमारा 3 फेज स्टार कनेक्ट ट्रांसफार्मर से सेकेंडरी वाइंडिंग या अल्टरनेटर स्टैटिक कॉयल रहा, और ये हमारा 3 फेज स्टार कनेक्ट इंडक्टिव इलेक्ट्रिक लोड रहा। तो इस तरीके से ये हमारा 3 फेज यूनिट का 1/3 भाग अर्थात सिंगल फेज यूनिट का डायग्राम रहा। यहाँ पर जो बी एस है यह लाइन की प्रति फेज ट्रांसमिशन टर्मिनल वोल्टेज है जो हमारी वोल्ट में है। ये हमारा बी एस रहा, और जो हमारा बी आर है
यह हमारी लाइन की प्रति फेज टर्मिनल वोल्टेज है जो वोल्ट में है, और हमारा जो आर रहा ये हमारा प्रति फेज कंडक्टर रजिस्टेंस है जिसका मात्रक ओम में है, और ये हमारा जो एक्स है यह प्रति फेज कंडक्टर रिएक्टेंस है जिसका मात्रक ओम में है। आगे हम थ्री फेज सिस्टम की कैलकुलेशन विधि या कैलकुलेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो थ्री फेज सिस्टम की कैलकुलेशन विधि में हमें कुछ बातें याद रखना महत्वपूर्ण है। तो पहली बात है, थ्री फेज यूनिट के डेल्टा कनेक्टेड लोड को तुल्य मान के स्टार कनेक्टेड लोड में परिवर्तित कर लेते हैं। दूसरा, थ्री फेज यूनिट की सभी राशियों को सिंगल फेज यूनिट में परिवर्तित कर लेना चाहिए। तीसरा, थ्री फेज यूनिट के सभी इलेक्ट्रिकल लोड के 3 से भाग देकर सिंगल फेज यूनिट की इलेक्ट्रिकल पावर में परिवर्तित कर लेना चाहिए, अर्थात P1 माइनस 5 इक्वल टू P3 माइनस 5/3। थ्री फेज स्टार कनेक्टेड यूनिट की लाइन वोल्टेज को √3 से भाग देकर सिंगल फेज यूनिट की जो हमारी √3 है इससे भाग देकर सिंगल फेज यूनिट की वोल्टता में परिवर्तन कर लेना चाहिए। तो BP इक्वल टू BL/√3। थ्री फेज स्टार कनेक्टेड यूनिट की लाइन करंट का मान सिंगल फेज यूनिट की करंट के बराबर होता है, अर्थात IP इक्वल टू IL। स्टार कनेक्टेड बैलेंस थ्री फेज सिस्टम के न्यूट्रल कंडक्टर में करंट प्रवाहित नहीं होती। अनबैलेंस स्थिति में यदि करंट प्रवाहित होती है तो करंट का मान बहुत कम होता है जिसे नगण्य माना जाता है। इसलिए थ्री फेज यूनिट की कैलकुलेशन फेज में यूनिट में पूरी तरह से करते समय रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इम्पीडेंस का मान प्रति कंडक्टर के लिए लिया जाता है, जबकि फेज लूप सिस्टम में रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इम्पीडेंस का मान दोनों कंडक्टरों के लिए लिया जाता है। ये जो थ्री फेज यूनिट में लाइन राशियों की अपेक्षा केवल फेज राशियों जैसे कि पावर, करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इम्पीडेंस आदि के में ही वेक्टर डायग्राम खींचा जाता है। इसमें सब में वेक्टर डायग्राम खींचने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा वोल्टेज रेगुलेशन और थ्री फेज सिस्टम की कैलकुलेशन कंप्लीट हुई। अगले लेक्चर में हम लोग कोरोना फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे।